नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 287 में से 164 वोट उनको मिले। विपक्ष में 99 विधायकों ने वोट किया है। आपको साथ में ये भी बता दें कि 5 कांग्रेस के और 7 एनसीपी के विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस के अशोक चव्हाण और विजय वेट्टिवार ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के 5 हैं और एनसीपी के 7 विधायक हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। और आदित्य ठाकरे ने भरत गोगावले के व्हिप के विरोध में वोट किया है। उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि ठाकरे गुट ने भरत गोगावले के शिवसेना चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई 11 जुलाई तक अन्य मामलों के साथ इस पर सुनवाई होगी। बहरहाल आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने ईडी के नारे लगाए, तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी सरकार ईडी सरकार है, ई से एकनाथ और डी से देवेंद्र। इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। हमारी तो यही मनस्थिति है कि सामने वाले जो है जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। कल का जो चुनाव हुआ है स्पीकर का, वो भी हम इलीगल समझते हैं, क्योंकि जो भी अभी हमारा व्हिप था वो ही कायम है और वो ही कायम रहेगा। कि महाराष्ट्र में जो ये सरकार है किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी भी कुछ दांव पेच हैं जिन पर नजर है और हम कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधीर मुनगंटीवार पूर्व वित्त मंत्री हैं और वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, तकनीकी कारणों से कुछ समय लगा रहे हैं, लेकिन वाकई में किस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा वो अहम होगा। बीजेपी को क्या उसके हासिल होगा ये बहुत अहम हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई है, तो जो 16 विधायक है उनके भविष्य पर अगर कुछ कोर्ट फैसला लेती है तो क्या इस सरकार पर असर पड़ेगा। तो तमाम पहलू हैं और जो विपक्ष के नेता हैं कई भविष्यवाणियां कर रहे हैं सरकार को लेकर, तो वो भी बहुत अहम हो जाएगा। तो आइए, हमारे साथ खास मेहमान सुधीर मुनगंटीवार जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं वो महाराष्ट्र के। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी जुड़ने के लिए। और आपको पहले तो बधाई कि आपकी सरकार को विश्वास मत मिल गया है आज जी। लेकिन पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि चिंताएं क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं जो आपके समझ में है इस सरकार को लेकर। अब देखो, 2.5 वर्ष सरकार मस्त थी, जनता त्रस्त थी और प्रशासन सुस्त था। जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए मंत्रालय से जो गति उसे चाहिए थी वो गति नहीं मिलती थी। कई प्रश्नों का समाधान करने में असफल रहे या जनता को न्याय देने में 2.5 वर्ष हम असफल जो रहे, उसको हमें प्रशासन को अभी चुस्त करना है। जनता के लिए हित में निर्णय करने की गति बढ़ानी है और उसकी शुरुआत हमने आज से कर भी दी। धान उत्पादक किसानों का प्रश्न था, आज सुलझा दिया। पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभागृह में आज घोषणा कर दी कि हम भी बाकी राज्यों जैसे दाम कम करेंगे। अभी हमारे राज्य में किसानों के प्रश्न, बेरोजगारों के प्रश्न और एक चुस्त प्रशासन, यह हमारे सामने की चुनौतियां हैं। सुधीर जी, लेकिन वो 16 विधायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन अभी वो 11 तारीख को सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखना होगा, लेकिन वो भी मन में चिंता है उस बात को लेकर, क्योंकि सरकार का भविष्य फिर अनिश्चित हो जाएगा। देखो, जनतंत्र पे हमारा विश्वास है। जनतंत्र में बहुमत ये जनतंत्र का आत्मा होता है। अगर आपने देखा होगा तो 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे तब चलने वाली शिवसेना को 161 विधानसभा में विजयी बनाया था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को झटका दिया, फटका दिया। जनता ने यह कह दिया था एक सुर में, एक आवाज में कि आप लोग सत्ता चलाने के लिए हम आपको कॉल नहीं देते, आप अपात्र हो। उसके बाद उद्धव जी के मन में खुर्ची का प्रेम जगाया और उद्धव जी ने बेईमानी की जनता के साथ, जनादेश का अवमान किया। तो वैसे तो हमको तो जनता ने जीत के दिया था, जीत दी थी, तो हमें उस बात की चिंता नहीं। दूसरी बात, अगर जनतंत्र में बहुमत का महत्व है तो फिर 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी जिनके पास है उनकी शिवसेना, ये कोई 7/12 तो नहीं है। ये कोई वारसा हक से मेरे पिताजी की पार्टी अब मेरी पार्टी हो जाएगी, ये भाव कैसे हो सकता? पार्टी का आत्मा तो कार्य करता है, पार्टी तो कार्यकर्ताओं के बहुमत से चलेगी, विधायकों के बहुमत से चलेगी। अगर कोई ये कहेगा कि ये मेरे पिताजी है करके मेरी पार्टी, तो ये मकान के बारे में सच हो सकता है, जमीन के बारे में सच हो सकता है, पार्टी के बारे में ऐसा दावा करना ये तो जनतंत्र को धोखा है। और इसलिए हमें लगता है कि आज माननीय अध्यक्ष जी ने कल शाम को जो एकनाथ जी शिंदे है वो सभागृह के नेता के तौर पे काम करेंगे, ये लेखी पत्र दे दिया है। और गोगावले जी है वो गठन पक्ष प्रतोद के नाम से काम करेंगे, पक्ष प्रतोद का चीफ व्हिप के नाम से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज शिवसेना के विधायकों ने सबने व्हिप को मानना चाहिए था, व्हिप को नहीं माना। तो अब आने वाली लड़ाई में वो जो 16 विधायक श्री उद्धव ठाकरे जी के गठ के हैं, वो शायद आने वाले दिनों में अपात्र हो सकते। जो 27 वर्षों से मैं विधानसभा में हूं, 16 मार्च 1995 में पहली बार चुन के आया हूं, तो जो मुझे थोड़ा ज्ञान है कानून का, तो मुझे लगता है कि अल्पमत वालों की पार्टी कैसे हो सकती है, और अल्पमत वालों ने अपना गठ अलग करना चाहिए था। अलग नहीं भी किया तो कम से कम व्हिप का पालन करना चाहिए था। जी सुधीर जी, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे के भविष्य पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि उन्होंने तो व्हिप का विरोध किया है। हाँ जी, उनको वो भी अपात्र हो जाएंगे ना। कानून तो सबके लिए समान है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नातू है करके उनके लिए अलग कानून। ऐसा तो विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया नहीं। चलिए वो कानूनी लड़ाई होगी, वो कानून में देखेंगे सर। लेकिन बीजेपी को क्या हाथ लगेगा? आप पहले वित्त मंत्री थे महाराष्ट्र के, क्या मैं भावी वित्त मंत्री से बात कर रही हूँ, आप ये बता दीजिए। और क्योंकि जी हमारे पार्टी में, सही मैं कह रहा हूं, ये दिल से कह रहा हूं, खुर्ची के लिए कोई काम नहीं करता। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये केंद्र में मंत्री थे, कुछ भी सेकंड का 60वां हिस्सा नहीं लगाया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन का काम दिया। इसके पहले स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ये अटल जी के सरकार में थे, मुझे याद है 1 मिनट में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दी। तो ये पार्टी में एक त्याग की बहुत बड़ी परंपरा रही है। लेकिन सर जो एक त्याग की परंपरा है, अब जो बागी गुट है, जो शिंदे जी की अब सरकार बन गई है, बागी जो क्या कहें उन्हें, लेकिन अगर वो 50 के करीब हैं, मंत्रालय तो वो ज्यादा चाहेंगे, फिर बीजेपी के लोगों के हाथ क्या लगेगा? अब देवेंद्र फडणवीस खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या जो बीजेपी के मंत्रीगण या नेतागण हैं जो वो भी चाहेंगे कुछ हिस्सेदारी, उनके हाथ तो कुछ नहीं लग पाएगा? नहीं, कुछ पार्टियां अपने हिंदुत्व को खुर्ची के नीचे दबा रही थी। तो पहली बात, देश का जो सहिष्णुता है, इस देश में हमारा स्वाभिमान है, हमारी अस्मिता है, ये खुर्ची से बड़ी है। तो पहली बात, उन 50 विधायकों ने ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है कि जिस महाराष्ट्र में आके सरजील उस्मानी जैसा व्यक्ति आके हिंदुत्व के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इस देश के बारे में, भारत माता के बारे में निम्न शब्दों का उपयोग करते हैं, सरकार उनके सामने झुक गई थी। स्वातंत्रवीर सावरकर जिन्होंने, आपने सुधीर जी जवाब नहीं दिया मुझे, बीजेपी के नेताओं के हाथ क्या लगेगा? बीजेपी के नेताओं के हाथ में राष्ट्र का अभिमान लगेगा,
उनके हाथ में जनता के चेहरे का समाधान लगेगा, उनके हाथ में इस राज्य की उन्नति प्रगति के लिए सूत्र मिलने का आनंद होगा। महाराष्ट्र ये देश के जीडीपी में 15% योगदान देता है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। शरद पवार कह रही है सरकार तो 6 महीने में भी नहीं चलेगी, गिर जाएगी। ठीक है, वो प्रतिज्ञा करें 6 महीने में नहीं गिरेगी तो जीवन में वो राजनीति नहीं करेंगे। ये बेकार की बात है। अपने विधायकों को समाधान देने के लिए कर रहे क्या? वो भी क्या कुंडली देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि 6 महीने में गिरेगी? क्या वो जादूगर है? उन्होंने तो कभी ममता बनर्जी जैसा सरकार नहीं लाया, कभी नवीन पटनायक जैसा बहुमत नहीं मिला। वही 40-50 विधायकों में खेलते रहे और ऐसा कहते रहे कि 6 महीने में सरकार चले जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। किसको डर बता रहे? वो जमाना चले गया। अभी ये 21वीं सदी है। वो समय की राजनीति थी, अब की राजनीति बदल गई। वो समझ में नहीं आ रहा उनको। अगर वो उनके इसमें दम है तो वो कहे 6 महीने में सरकार नहीं गिरेगी तो मैं बारामती में जाके खेती करूंगा, जैसे हमारे एकनाथ शिंदे जी ने कहा। चलिए, राजनीति में दावे होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और आज के दिन बहुत शुभ दिन है आप लोगों के लिए। आपकी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बधाई भी एक बार फिर से। धन्यवाद आपका। तो बहरहाल हमने देखा, हमने सुधीर मुंगट्टेवार जी से बात की थी और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास खबर महाराष्ट्र के अमरावती से ही है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, अमरावती में एक दवा विक्रेता उमेश कोल्हे हत्याकांड के बाद तनाव बना हुआ है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में बीजेपी ने आज शोक सभा भी की अमरावती में। इसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा थी और अमरावती में कुछ लोगों ने पोस्टर करने पर धमकियां भी दी गई हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सुनील, जरा बताइए अब और क्या डिटेल्स इस मामले पर, क्या खबर वहां से, क्योंकि आप अमरावती में हैं। जी देखिए निधि, ये जानकारी अभी कुछ देर पहले जो वहाँ की अमरावती की पुलिस कमिश्नर है आरती सिंह ने मीडिया को दी है कि जो मुख्य आरोपी इरफान शेख था, उसने 5 आरोपियों को इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपये और 2 मोटरसाइकिल दी थी और उन्हीं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था हत्या में। उन 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई है। इसमें एक 8वां आरोपी भी है जिसका नाम शमीम बताया जा रहा है। उसकी फिलहाल तलाश की जा रही है इस पूरे मामले में। जो आरोप लगे थे अमरावती पुलिस पर कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और वजह नहीं बताया, जबकि 12 दिन हो चुके थे एनआईए के आने के बाद उन्होंने वजह साफ की, तो आरती सिंह ने हालांकि इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे थे और कोई हर कड़ियाँ हम जोड़ रहे थे और किसी भी तरह के कोई भी एंगल हमने छोड़ा नहीं था, हमारे एंगल की बात कर रहे थे। लेकिन ये हाँ, इसको जो कड़ियों को जोड़ने में और पूरी साजिश को बेनकाब करने में हमें 12 दिन लग गए। उसके बाद जब हमने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया उसके बाद हमने फिर इस पूरे मामले का खुलासा किया, ऐसा उनका आरोप है। उनकी सफाई है उसकी तरफ से। रही बात नवनीत राणा के आरोप लगाए जाने पर, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है इसलिए वो हमारे खिलाफ इस तरह का माहौल बना रही हैं। उन्होंने पहले हमसे कभी इस पूरे मुद्दे पे बात नहीं की, पहले जानने की कोशिश नहीं की। बहरहाल उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून को कर दी गई थी। शाम को जब वो अपना अमित मेडिकल से बंद करके वापस लौट रहे थे तब कुछ लोगों 2 लोगों ने उन्हें रोका और वहाँ उनका गला रेत दिया और भाग गए थे। जो जानकारी मिल रही है जो पुलिस पर जो आप पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने इसको लूटपाट का मामला समझा और उसी हवाले से जांच की जा रही थी। और इसमें जबकि लोगों को शक था कि चूंकि जिस तरह से उमेश कोल्हे ने एक पोस्ट वायरल की थी, वो एक उन्होंने ग्रुप में पोस्ट किया था और उस ग्रुप में एक डॉक्टर यूसुफ खान, जो इस पूरे मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उसमें शामिल था। उसी ने उस ग्रुप से उस पोस्ट को निकालकर एक दूसरा ग्रुप है रहबरिया, उसमें डाल दिया, जो कि इरफान शेख का ग्रुप बताया जाता है। और फिर इरफान शेख ने इस पूरी हत्या की साजिश को बनाया और फिर अंजाम दिलाया, पैसे वगैरह की उसने पूरी व्यवस्था की। और बड़ी बात यह है कि वो जो डॉक्टर यूसुफ खान जो है, वो जब उमेश कोल्हे की हत्या हो गई थी तो उनके अंतिम संस्कार में भी गया था और उनके भाई महेश कोल्हे से मिलकर संवेदना भी उसने प्रकट की थी, जबकि हत्या में पूरा उसका रोल उभर कर सामने आया है। तो कुल मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 8वें आरोपी की फिलहाल तलाश चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें क्योंकि तनाव बना हुआ है अमरावती में। और देश की बात में आइए हम
आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सहारनपुर से। खबर है हमारे साथ। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर 10 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 85 लड़कों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनका कहा गया जमकर पिटाई की गई, वो दृश्य थे और जो वीडियो वायरल हो गया था। तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद पुलिस बर्बरता की जांच के आदेश दिए गए थे और जिन लड़कों को पुलिस ने पीटा था उनमें से 8 लड़कों को सहारनपुर ने बाइज्जत बरी कर दिया है। सहारनपुर कोर्ट ने एक रिपोर्ट। इस वीडियो में पुलिस की लाठी खा रहे, पुलिस से हाथ जोड़कर ना मारने की विनती कर रहे 18 साल के मोहम्मद अली अब भी सहमे हुए हैं। 23 दिन बाद सोमवार को कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए जाने के बाद घर लौटे हैं। पुलिस की मार से मोहम्मद अली का हाथ टूट गया है, उंगलियों में अब भी दर्द है, सूजन साफ दिखाई देती है। अली बताते हैं कि उन्हें पुलिस ने बिना वजह सड़क से पकड़ा, पीटा और जेल भेज दिया। जुम्मा मस्जिद पे मैं 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो। सर हमने कहा खैरियत, तुम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती कि बेटे करा दो। हम फिर चले गए सर उनके साथ और उन्होंने वहाँ जाके हमें पकड़ लिया। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा, फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की, सब पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। कई 23 दिन में कल सोया सर मैं चैन से, और यहाँ सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे सपना आया मुझे, जैसे मैं जेल में हूँ, एकदम डर लगने लग गया था। सहारनपुर कोर्ट ने मोहम्मद अली समेत 8 युवाओं को सबूतों के अभाव में जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन युवकों को छोड़ते वक्त पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारे घर का कानून है क्या? पुलिस को कहा कि जिसको चाहो जब तब बंद कर दो, किसी के चोट नहीं है, 307 लगा दी है, कोई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ, इतनी लंबी चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी इस पर। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, कि जब जिसे चाहे बंद कर दें, जिसे चाहे आप छोड़ दें, जब चाहे छोड़ दें। तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन दिया इस पर। आगे हमें उम्मीद है कि कोर्ट और लड़के भी इसमें ऐसे ही निर्दोष फंसे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट उन पर भी यही ऑब्जर्वेशन पास करते हुए और जजमेंट उनके फेवर में देगी। 10 जून को सहारनपुर में पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवाओं को पीटा था और पिटाई का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने रिटर्न गिफ्ट कहकर ट्वीट किया था। एनडीटीवी की खबर के बाद इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये लड़के 23 दिन जेल में रहने के बाद बाहर तो आ गए हैं, पर कभी जेल इन लड़कों के जहन से बाहर नहीं जाएगा। ये कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी बेवजह पिटाई की है, इनको जेल में डाला है। सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों ने बेगुनाहों को जेल में डाला, जिनकी पिटाई की, क्या उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे। यहाँ की देवास से बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। महिला की पिटाई और शोषण की सीमाएं यहाँ पर लांघी गई हैं। एक ब्रेक के बाद
तो देश की बातें बात अब मध्य प्रदेश की। देवास के बोरपड़ाव गांव में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में गांव वाले मिलकर एक महिला की बड़ी बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, उस महिला का पति भी गांव वालों के साथ मिलकर इस महिला के बाल खींच रहा था और एक प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला था। उसके बाद गांव वालों ने इस महिला को विवश किया कि वो अपने पति को कंधों में उठाए और पूरे गांव में वो चली है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाले हैं और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। ये देवास जिले के बोरपड़ाव गांव का मामला है, जहां 24 जून से ये महिला लापता थी। उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद गांव में ही अपने से लगभग 6 साल के कम उम्र के प्रेमी के घर पर वो रह रही थी और जो उनके पति हैं मांगी लाल और गांव वाले तमाम लोग वो वहां पर जुटे। उनके साथ मारपीट की गई। तो भला हो कि एक पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंच गया और आप अगर उन तस्वीरों को देखेंगे तो उसमें आवाज भी आ रही है कि 5 लाख रुपए दो। तो कहीं ना कहीं उस महिला को मारने पीटने और उसके कंधे पर उसके पति को घुमाने जैसे बर्बर काम के अलावा उस महिला का सौदा भी किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है। कई जो आदिवासी बहुल जिले हैं जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, वहां पर इस तरह की सजा बहुत आम है और इसकी कई बार तस्वीरें हम लोगों के सामने लेकर आते रहे हैं। और इस तरह की जो पंचायतें इस तरह के फरमान दे रही हैं, गांव इस तरह के फैसले ले रहे हैं, उस पर अभी भी कोई रोक टोक नहीं है। ये उस राज्य में हो रहा है जहां के मुखिया कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता बसते हैं और हर वक्त कोई भी सरकारी आयोजन हो उससे पहले कन्या पूजन के आयोजन कराए जाते हैं। यानी प्रतीकों में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो 6 महिलाओं से हर रोज बलात्कार होता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में साल दर साल या तो पहले या दूसरे या तीसरे पायदान पर ही रहता है और उस राज्य में प्रतीकों की राजनीति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन न सिर्फ जो मुख्यधारा के राजनीतिक दल हैं, बल्कि अगर इस मामले में आप आदिवासी नेताओं से बात करें या ये देखें कि क्या वो आगे आकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे जो आगे आकर कहें कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार परंपराओं की आड़ में ऐसी चीजों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ये रोके नहीं रुक रही हैं। इस तरह से क्या किसी महिला को अगर कोई और कानूनी प्रावधान है तो उसके तहत शिकायत की जा सकती थी, लेकिन इस तरह उसके साथ मारपीट करना, उसको लगभग निर्वस्त्र कर देना और अपने से 2 गुने तिगुने वजन के आदमी को उसके कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाना, ये किस तरह की सजा है। और इसके बावजूद ऐसे मामले रोके नहीं रुक रहे हैं। बार बार सरकार कहती है लेकिन होता कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार संज्ञान ले इस पर पड़ता का। बहरहाल मध्य प्रदेश के गुना से भी अगली तस्वीर आ रही है। खबर जो है वो भी दिल दिला देने वाली घटना है। जमीन विवाद में कुछ लोगों ने 38 साल की महिला को आग के हवाले किया, कहा गया ऐसा। इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में एक महिला आग की लपटों के बीच मदद मांगती दिख रही है। फिलहाल गंभीर हालत में महिला को भोपाल के अस्पताल में इलाज कराया गया है। गुना पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुना जिला पुलिस के एसपी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि घटना में बुरी तरह से जल चुकी महिला के पति ने पुलिस को बताया कि वो जब शनिवार को अपने खेत पहुंची तो उन्होंने वहां गिरा उसे पाया और पति का कहना है कि पत्नी ने उसे बताया कि 3 युवकों ने 6 बीघा खेत को लेकर उसे आग के हवाले किया। पुलिस के अनुसार राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत सहारिया परिवार को काफी पहले इस जमीन का आवंटन किया गया था। और देश की बात में आगे खबर पंजाब से जुड़ी हुई। सिद्धू मूसेवाला मामले मर्डर केस में सबसे कम उम्र का जो शूटर है, जिसे दोनों हाथ से फायरिंग की थी और 6 गोलियां चलाई थी, एक रिपोर्ट वो पकड़ा गया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे कम उम्र के उस शातिर शूटर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर 6 गोलियां मारी थी और उसके साथ एक और हत्या में शामिल एक और शख्स पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, जबकि दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के अब तक 19 गुर्गे गिरफ्तार किए हैं। उम्र महज 18 साल, लेकिन अंकित ने जो किया उसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया। सोनीपत का रहने वाला अंकित सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र का शातिर शूटर है, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर अकेले ही मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। अंकित और सचिन भिवानी को दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। सचिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को छिपने और दूसरी तरह से मदद कर रहा था। सचिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को राजस्थान में संभाल रहा था। आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहरा रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ बैठा है। कारतूस से मूसेवाला, अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद अंकित दूसरे शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ भाग गया। वो फतेहाबाद, पिलानी, बिलासपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे। वहां प्रियव्रत फौजी मास्क निकालकर घूमने लगा। अंकित को लगा कि वो ऐसे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया। उसने करीब 35 लोकेशन बदली। अंकित के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद हुई हैं, जो इन्होंने पुलिस से बचने के लिए रखी हुई थीं। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस ने 19 जून को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव को अरेस्ट किया था। प्रियव्रत बोलेरो मॉड्यूल का हेड था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन इन शूटरों का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्टर है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और केशव को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। मानसा से इन्हें भगाने से लेकर गाड़ी मुहैया कराना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में ठहराना, सब कुछ सचिन ने करवाया। पुलिस के मुताबिक शूटर अंकित 4 महीने पहले ही गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक मुहैया कराने से लेकर सीधे तौर पर हत्या में शामिल लोगों को बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से चुना गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और कनाडा में बैठे गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब महंगाई से जुड़ी भी खबर बता रहे हैं आपको। महंगाई की वजह से उज्ज्वला के कई हितग्राही वापस चूल्हा फूंकने लगे हैं। साथ ही सरकारी तेल कंपनियों से मिले आंकड़े बता रहे हैं कि करोड़ों आम उपभोक्ता भी गैस चूल्हे से तौबा करने लगे हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सरकारी पोस्टरों में उज्ज्वला के हितग्राही भले ही गैस चूल्हा जला रहे हों, लेकिन हकीकत में वो लकड़ी का चूल्हा फूंकने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में निलजा गांव के अनुका बाई उज्ज्वला की हितग्राही हैं, लेकिन चूल्हा फूंक रही हैं।
हितग्राहियों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम हुए, फिर भी हिम्मत नहीं है कि दोबारा रिफिल करा सके। फागुन में मिले रही से। कितना महंगा है सिलेंडर ये? 1100। तो खरीद पा रहे हैं? नहीं, चूल्हा जलाते न मन। कब से इसको आपने नहीं भराया है? मिली से तो खत्म हो गया ना, गैस है तो वहाँ नहीं भरे हैं। अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर में 200 रुपए कम किए गए, उसके बाद भरा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं भरे हैं, महंगाई के नाम से नहीं भरे हैं। महंगाई की वजह से नहीं भरे हैं? हाँ। तो चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी कहाँ से आती है? बिन के लाते हैं लकड़ी ला। तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होते हैं। इसी गांव में अखिलेश वर्मा, द्रौपदी वर्मा जैसे सामान्य ग्राहक भी हैं जो महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, चूल्हे सिगड़ी में खाना बना रहे हैं। क्या आप गैस सिलेंडर भरा पा रहे हैं? नहीं, तकलीफ हो जाते ना, महंगाई देखे ले। कितने रुपए का है सिलेंडर? तो 1100 भर हो गए सर। तो अब कब से नहीं भराया आपने? वो तो 5-6 महीना हो गए। तो फिर घर का खाना है वो कैसे बनता है? का इंडक्शन भी है साथ में, और सिगड़ी है, चूल्हा है, एकर से अपन ये निकाल था ना। और इसके पहले जब सस्ता था तो भरा पा रहे थे? हाँ, तो वो ख़त्म हुआ तुरंत भरवा लेते हैं, कम रेट रही था। हाँ, लेकिन महंगाई बढ़े तो कन मुश्किल जाते, एमा करके चलाते। अभी कितना रुपए को हो जाए तो आप भरा पा? अभी का 500-600 वो चल सकत है, लेकिन जस्ट डबल हो गए हैं। तो क्या गांव के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भरा पा रहे हैं? हाँ, तो तकलीफ सब बढ़े ना है। महंगाई इतना बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे हम लोग गैस भरवा कर। कितने दिनों से नहीं भराया? हम लोग तो 6-7 महीना हो गए, हम लोग गैस के यूज नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे भाई। खाना जो बनाते हैं वो क्या चूल्हे में बना रहे हैं? हाँ, हम लोग चूल्हे में, सिगड़ी में बना लेते हैं। तो पहले जब सस्ता था तो क्या उस समय गैस से ही बनता था पूरा खाना? हाँ, हम लोग सस्ते थे तो उसी में बनाते थे। और कितना चाहते हैं कि कितना सस्ता हो जाए? 500-600 हो जाए, 300 हो जाए तब वो बना लेबो, 200 रही तब वो भरवा लेबो। अब 1000-1200 हवा तक कैसे भरवाबो। सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो बताते हैं कि 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2 करोड़ 80 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया, जबकि तकरीबन 62 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रिफिल करवाया। वहीं 2021-22 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 49,44,000 ग्राहकों ने घरेलू गैस का एक भी सिलेंडर नहीं भराया, जबकि 33,58,000 ग्राहकों ने महज एक सिलेंडर भराया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 2021-22 के दौरान घरेलू गैस के 30,10,000 ग्राहकों ने एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया, जबकि 24,62,000 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने साल भर में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया। यानी बीते वित्त वर्ष में पूरे साल भर में घरेलू गैस का एक भी सिलेंडर नहीं भराने वाले कनेक्शन धारकों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 49 लाख रही, और साल भर में मात्र एक सिलेंडर भरवाने वाले धारकों की संख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख। सरकार तर्क गढ़ेगी, लेकिन कटनी के कैलवाला खुर्द की आशा बड़गैया के गैस सिलेंडर में लगा जाला अपनी कहानी खुद कह रहा है। सिलेंडर तो महंगा है तो कैसे के हम गुजारा करेंगे। हमारे तो लड़के बच्चे भी हैं, तो हम उनको पढ़ाएं लिखाएं कि सिलेंडर भराएं कि क्या करें। अभी तो स्थिति में अपने कंडाई पाथ लेते हैं, उसी में बनाते हैं। इसी धुआं हो रहा तो धुआं हो रहा है, आँखी में धुआं लग रहा है तो परेशानी जा रही है। मजबूरी है तो बना तो सकते हैं। अब खाना में अच्छा भी रहता है, गैस भी नहीं बनती है। ठीक है, चूल्हा ही है, क्या करें, महंगा है सिलेंडर। कुल मिलाकर अगर आम उपभोक्ता के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या भी शामिल कर ली जाए तो देश में पिछले एक साल में 4 करोड़ 49 लाख ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया, जबकि साल में एक बार रिफिल करवाने वालों की तादाद रही 2 करोड़ 28 लाख। पिछले 8 सालों में रसोई गैस की कीमतों में लगभग 144% इजाफा हुआ है और सरकार ने सब्सिडी भी कम कर दी। नतीजतन जो उज्ज्वला के हितग्राही हैं और उसके अलावा आम उपभोक्ता भी वो वापस चूल्हा फूंकने पर मजबूर हो गए हैं। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार, कटनी से आरबी गुप्ता और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली के एनडीएमसी इलाके के 1000 से ज़्यादा पेड़ हैं वो खतरे में हैं। इनकी ज़रूरतें कुछ अलग अलग सी हैं। आपको बता दें, एक सर्वे में करीब महीने भर पहले हुए आंधी तूफान की तबाही के बाद किया गया था, जिसमें 177 पेड़ गिर गए थे और 1000 के करीब पेड़ों की टहनियों को नुकसान पहुंचा था। अब फिर से ऐसी तबाही ना हो, इसलिए एनडीएमसी बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई छटाई में जुटी है। पेड़ों को सहेजने की कोशिश, कटाई छटाई जोर शोर से, ये उस आंधी तूफान की तबाही के बाद की सीख है जिसने महीने भर पहले केवल लुटियंस दिल्ली में 150 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। चिंता जानमाल की भी है और चुनौती पेड़ों को बचाने को लेकर भी। It's more than 1000 trees under the 1000 से ज्यादा पेड़ डेंजरस ट्रीज की कैटेगरी में हैं। कुछ पेड़ों में थोड़ी काट छाट करनी पड़ती है, कुछ में ज्यादा, और कुछ को हटाना ही पड़ता है। tree required the removal of the entire trees. कनॉट प्लेस सर्किल में अब पेड़ों की शाखाएं आपको सड़कों पर लटकती नहीं दिखेंगी। जितनी शाखाओं का बोझ पेड़ उठा सकता है, बस उतनी ही नजर आएंगी। हर उस डाली तक क्रेन पहुंच रही है जिससे पेड़ को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर का जो कैनपी का जो वजन है, जो साइज है, जो होल्ड करने के लिए कितना रूट चाहिए, कितना ताकत चाहिए, वो नहीं पा रही है। सो इसलिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो, शूट के एंड रूट के रेशियो इतना जो वाइडन हो गया उसके नैरो करो। उसी नैरो करने के लिए हम कैनपी के जो वजन कम करने के लिए अभी प्रूनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। एक नुकसान जो कुछ सिखा गई, एक सबक जो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर मिली। जिस तरह बीमारी का इलाज जरूरी है, ठीक वैसे ही पेड़ों की सर्जरी भी, ताकि उनकी सांसें भी चलती रहे और हम भी सांसें ले सकें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।